Hi everyone, welcome to egate.ai. So this is fourth lecture और इस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं और इसका डिटर्मिनेंट आपको बताना है। तो ये आंसर मैं आपको इस लेक्चर के एंड में दूंगा। अभी के लिए जो पिछली बार हमने जो क्वेश्चन पूछा था लेक्चर के लास्ट में, वो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये ना स्प्लिट पर बेस्ड है, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं और जो ब्रेक होगा वो कुछ ऐसा होगा ए बी सी एंड यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, प्लस जो दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा, फर्स्ट रो सेम रहेगा ए बी सी, बट सेकेंड रो हो जाएगा 2x 2y एंड 2z, राइट। एंड ये एक्स वाई जेड ऐसे एज इट इज रहेगा। सो जो मिडिल वाला था उसके बेस पर हमने इसको दो पोर्शन में बाइफरकेट कर दिया। ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी। अब इसमें अगर आप देखें तो दो रो जो है, फर्स्ट और सेकंड रो जो है सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सेकंड में क्या है कि जो सेकंड रो है और थर्ड रो है आपस में डिपेंडेंट है। सो थर्ड रो में अगर 2 का मल्टीप्लाई करो तो सेकंड रो मिल जाती है, क्योंकि डिपेंडेंसी है इसमें, इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो ओवरऑल इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। होप कि आपने सही सॉल्व किया होगा। आइए आज शुरू करते हैं। आज का जो मेन क्लास है वो है एग्जाम्पल्स पर। तो हम ना एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एज मेनी एज 0 जितने हम ला सकते हैं वो हमें करने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को बाकी दोनों में से हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे इन इस 3 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में, तो केवल पहला एलिमेंट बचेगा, बाकी दो 0 चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हम इसको लिखेंगे C3 चेंज इंटू C3 माइनस C1। ठीक है, ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। दूसरा C2 चेंज इंटू C2 माइनस C1। सो C1 हम दोनों में से घटा देंगे और C1 एज इट इज रहेगा। सो 1 1 1 रहेगा C1, और ये हो जाएगा 0 P 0 एंड 0 0 Q। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन गया, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो 1 इंटू पी इंटू क्यू, राइट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर पी क्यू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है। अगर इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डायगोनल में जो हमारे पास आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर तो 1 1 1 1 रहेगा, जबकि यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक, एंड देन सिमिलरली यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर z हो जाएगा। ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा एंड ये 0। ये अगर आप देखेंगे तो ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, और जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो एक्स वाई जेड होगा, क्योंकि डायगोनल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जिसका आंसर एक्स वाई जेड हो गया, राइट। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जहाँ पर कि कोई आर्बिट्रेरी नंबर ए है और उसमें हम इस तरीके से 1 2 3 का एडिशन है, मतलब कंजुगेटिव नंबर्स ये साफ साफ दिख रहे हैं अगर हम ए से शुरू करते हैं तो इसमें क्या करना है कि केवल दो काम कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से कि हम क्या करते हैं, R4 चेंज करते हैं, R4 चेंज इनटू R4 माइनस R3। ठीक है, और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। ठीक, तो ये लीजिए, हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 4, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी आएगा 4, यहाँ भी आएगा 4 और यहाँ भी 4 आएगा। सिमिलरली अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4। ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे वो एज इट इज रहेंगे। मैं उनको लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर दो रोज सेम हो चुकी हैं तो इसका आंसर 0 आना तय है। ठीक है, सिमिलर काम आप किसी भी कॉलम को घटाकर भी दो सिमिलर कॉलम्स ला सकते हैं और उसकी वैल्यू 0 कर सकते हैं।
इससे जो इंट्यूशन निकलता है वो ये है कि ए की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 5 से शुरू हो, चाहे 1 से शुरू हो, चाहे -1000 से शुरू हो। ये जैसे ही आप इसको डालेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर जो वैल्यू जाएंगी वो कॉन्जिक्यूटिव आएंगे। अगर यहाँ पर 5 लेते हो तो ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। ये इससे इंसाइट है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिख जाए, लेट्स से कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9, अगर ये दिखता है आपको तो इसका आंसर जीरो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें 1, 1, 1 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाकी के दो एलिमेंट्स को जीरो कर देंगे, तो जो एक्सपेंशन होगा सिर्फ 1 के करस्पॉन्डिंग रह जाएगा। तो इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे कि C2 चेंज इनटू C2 माइनस C1, C2 में C1 घटा देंगे एंड C3 को C3 से C3 माइनस C1 कर देंगे। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1x(x²), ये एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा 1y माइनस एक्स एंड सेकेंड वन हो जाएगा y² माइनस x², राइट। और ये हो जाएगा जीरो, सॉरी ये जीरो होगा, ये हो जाएगा जीरो, z माइनस एक्स एंड देन z² माइनस x²। ठीक है, अगर अब यहाँ पर क्योंकि दो एलिमेंट्स ये जीरो हो चुके हैं, इसलिए जो इसकी वैल्यू होगी ना वो सिर्फ सिर्फ 1 के करस्पॉन्डिंग बचेगी, और बचेगा सिर्फ ये y माइनस एक्स, y² माइनस x²। ठीक है, z माइनस एक्स एंड z माइनस x²। ठीक, तो अगर आप देखें तो इसमें से y माइनस एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें से z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो हो जाएगा y माइनस एक्स एंड देन z माइनस एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाले रो में से y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1, और दूसरा हो जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, सिमिलरली z माइनस एक्स अगर आपने कॉमन ले लिया तो 1, और ये हो जाएगा z प्लस एक्स। ठीक है, इसका आप ले लीजिए, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस y प्लस एक्स, जो कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट देगा वो हो जाएगा z माइनस वाई। सो बेसिकली इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और z माइनस वाई। अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में डाल देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। आप रीअरेंज करके देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यूज़ कई तरीके से आ सकती हैं। इसमें जो इंट्यूटिव आइटम है वो ये है कि ये इस वाले मैट्रिक्स को ना इसका ट्रांसपोज भी आप ले सकते हो, और अगर आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये 1, 1, 1 होगा, और जो दूसरा होगा वो होगा, यस 1, 1, 1, दूसरा हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड x² y² z²। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। और क्योंकि आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों के ही केस में जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम होता है, इसलिए इसका भी जो डिटर्मिनेंट होगा वो यही होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो ये ना आपको मिलेगा, ये आपको आगे चल के मिलेगा इस टाइप का एक्सप्रेशन। तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो भी इस तरीके से आप सॉल्व तो कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि इसमें दो आइटम्स हैं कॉलम 3 में, तो इसको हम दो पार्ट में डिसोसिएट कर सकते हैं। तो अगर इसको आप डिसोसिएट करना चाहो तो क्या बनेगा, दो बनेंगे, एक हो जाएगा PQR एंड P²Q²R², राइट, और ये हो जाएगा PQ एंड R³। ये फर्स्ट हो जाएगा, और सेकेंड वाला जो बनेगा वो यहाँ पर प्लस रहेगा, सेम आइटम रहेगा PQR P²Q²R²। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा -1 -1 -1, राइट। तो अगर -1 को आप यहाँ बाहर ले लें, इसको बाहर निकाल दें, तो बाहर एक माइनस बाहर निकालने पर ये सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों मैट्रिक्स अगर आप देखें तो आपको सेम ही लग रहे होंगे, बस इसमें PQR है। तो अगर ये PQR को इसमें से P कॉमन ले ले फर्स्ट रो में से, Q कॉमन ले लें सेकेंड रो में से, और R कॉमन ले लें थर्ड रो से, तो जो बचेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा 1P² सॉरी 1P एंड P², 1P एंड P², 1Q एंड Q²,
1 R एंड R स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ये देखें तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये दोनों सेम ही है। इसमें क्या करना है, अगर इस वाले हम उसको लेते हैं डिटर्मिनेंट को, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले इन दोनों की पोजीशन बदल देते हैं। इन दोनों की पोजीशन आप बदल देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। और ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एंड पी क्यू आर। लेकिन ये जो आपने चेंज किया है इसकी वजह से यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अगर इन दोनों को भी आप पोजीशन अगर इनकी एक्सचेंज कर दो तो ये माइनस साइन जो है वो हट जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 1 1 पी क्यू आर एंड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट, ये बचेगा। अगर आप ये देखो तो ये दोनों सेम ही है, बस इन दोनों के बीच में जो साइन है वो माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा कि इस चीज़ को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ पर पी क्यू आर माइनस 1 एंड जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, सॉरी डिटर्मिनेंट 1 1 1 पी क्यू आर एंड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो अब या तो ये जीरो होगा, और ये आपने अभी थोड़ी देर पहले ही इसका जो वैल्यू निकाला था लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो वो आया था कुछ ऐसा, p माइनस क्यू क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वेयर पी क्यू एंड आर आर डिफरेंट, अगर इसमें से ये सही होता है तो p इक्वल टू क्यू आ जाएगा एंड q इक्वल टू आर आ जाएगा और r इक्वल टू p आ जाएगा, जो हमारे एजम्पशंस के विपरीत है। तो बचता जो वैल्यू है वो सिर्फ ये है। तो अगर ये पूरी वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो पी क्यू आर माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या पी क्यू आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू आर इक्वल टू 1, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। आइए सिक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों मैट्रिक्स लगभग सिमिलर नेचर के दिख रहे हैं, तो इससे थोड़ा डाउट हो रहा है कि हो सकता है कोई रो एक्सचेंज होगी या कॉलम एक्सचेंज होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। 4 1 2 3 को अगर आप देखिए तो सेम है, 2 3 4 1 देखिए तो ये दोनों सेम है। अगर अंतर है तो इसमें इसमें और इसमें इसमें है। सो साफ दिख रहा है कि R3 जो है, दिस R3 ये मूव कर गया है यहाँ पर, और जो ये वाला पॉइंट है ये आ गया है, ये वाला जो रो था वो यहाँ आ गया। सो मतलब एक एक्सचेंज है। एक एक्सचेंज का मतलब होता है इसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए जो बी होगा वो -1 बराबर होगा। इसका आंसर ये सही होगा, ठीक। यहाँ जाइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। ये 4x4 का मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें बाकी के 3 अगर हमें जीरो कर दें, ये तो सिर्फ एक के करस्पॉन्डिंग हमें करना पड़ेगा। और ये करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है कि हम क्या करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें, ठीक है। सो इसके लिए जो ऑपरेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, R2 चेंज इंटू R2 माइनस 2R1। तो अगर आप ये करते हैं तो R1 तो एज इट इज रहेगा 1 3 0 0, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये एज इट इज बना रहेगा। तो 0 0 0 0 4 2 0 0 3 एंड 1, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है इसके अगेंस्ट +1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और ये 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा जो रहेगा -2 0 0 0 4 3 एंड 0 2 1, ठीक है। ये कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये को आप डिलीट कर दीजिए और ये को डिलीट कर दीजिए। जो बचा वो इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले मैट्रिक्स को अगर आप देखें, डिटर्मिनेंट को अगर आप देखें, तो इसमें भी दो वैल्यूज जीरो हैं, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपने इसको एक्सपेंड किया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा जो ये है 4 3 2 1, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4 -6 यानी -2। सो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डायरेक्ट थ्योरी से ही क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कोई स्क्वायर्ड और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी है,
मतलब बी का जो नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो उसको नॉन सिंगुलर बोला जाता है। अगर मॉड इक्वल टू जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का जो मैट्रिक्स है वो बी है, ठीक है, मॉड बी है, तो जो इसका इनवर्स होगा, बी इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा वन बाई मॉड बी, या इसको बी मॉड बी इनवर्स भी लिख सकते हैं टू द पावर माइनस वन। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ बी और इसका माइनस वन। ठीक है। तो इसका ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x4 का, और साथ में प्रॉपर्टी भी दी हुई है। गेट 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए कि अच्छा खासा इन्होंने लंबा सा डिटेल किया हुआ है और पूछा है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो जब आप मैट्रिक्स पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है तो सॉल्व ही कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जो सबसे आसान तरीका हो सकता है मेरी नज़र में वो ये है कि 3 साइमल्टेनियस ऑपरेशंस करो, इसको वो मेन कॉलम मान के, और इन सबको जीरो कर दो। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इसको जीरो करने के लिए हमें करना होगा C1 चेंज इंटू C1 माइनस 2C4। तो C1 चेंज हो जाएगा, C2 चेंज इंटू हम करेंगे C2 माइनस C4, एंड C3 विल बी चेंजिंग इंटू C3 माइनस C4। ठीक, ये वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें दो का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये तो हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री। ठीक, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा माइनस वन। सो थर्ड वन हो जाएगा जीरो, जीरो, वन और माइनस वन, एंड फोर्थ वन विल बी एज इट इज वन वन, वन एंड टू। राइट। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ये, क्योंकि ये तीन जीरो हैं इसलिए बचा सिर्फ और सिर्फ ये, और जो इसका साइन होगा वो होगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका जो अगर हम साइन की करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं तो माइनस वन बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, ये माइनस वन, ये वाला वन जो है वो बाहर चला गया माइनस वन के साथ, और ये वाली रो डिलीट कर दो, ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा उसको लिख दो माइनस वन वन जीरो, माइनस वन जीरो वन, एंड देन माइनस थ्री माइनस वन एंड माइनस वन। ठीक, ये आप समझ गया। इसमें क्या करना है हमको, फिर से इसको अगर हम जीरो कर दें या इसको जीरो कर दें तो हम किसी के भी एक्सपेंशन, किसी कहीं से भी एक्सपेंशन कर लेंगे और इसकी वैल्यू हमें पता लग जाएगी। एक काम करिए, इसमें क्या करिए, इसमें आप लिखिए C2 चेंज इंटू C2 प्लस C1। C2 में आप C1 ऐड कर दीजिए। C2 में C1 अगर आप ऐड करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस फोर। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा जीरो वन माइनस वन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली जो वैल्यू है माइनस वन, इसको छोड़ के बाकी दो जीरो है, तो इसलिए यहाँ से प्लस माइनस प्लस वाला रूल लगाते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखो एक माइनस वन तो पहले ही चल रहा था तो यहाँ पर माइनस वन तो पहले से है। ठीक, अब इसके इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, और यहाँ पर ये प्लस आने वाला है तो इसलिए प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि माइनस वन था तो यहाँ पर माइनस वन बाहर आ जाएगा, और जो एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन वन, और माइनस वन प्लस फोर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फाइव। ये भी सॉल्व कर लिया आपने। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसका इन्वर्स निकालना है। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो सब बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा मॉड ए होगा वो सबसे पहले निकाल लो, वो हो जाएगा वन इंटू फोर इंटू वन, वन इंटू फोर इंटू वन अगर आप निकालेंगे तो ये फोर हो जाएगा वैल्यू। और आप जानते ही हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए इनवर्स होता है, आपने तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, वो होता है वन बाई मॉड ए।
मॉड ए, तो इसको एक बार में आप लिख दी 1/4। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। कभी कभी आपको हो सकता है आपको लगे कि ये कैलकुलेट करना बड़ा टफ हो जाता है, तो या तो जैसे मैंने एक्सपेंड किया उस तरीके से आप एक्सपेंड करो एक एक करके, लेकिन अगर मोर देन वन कॉलम या रो के अगेंस्ट आपको एक्सपेंड करना है तो फिर थोड़ा सा टेडियस वर्क हो जाता है। बट स्टिल 3 cos 3 के लिए एक तरीका है, हम आपको करके दिखाते हैं। लाइक 1 2 3 है, 4 5 6 है, एंड 1 2 1 है। ठीक, इसको अगर आपको एक्सपेंड करना है इस चीज़ को, तो आपको क्या करना है, शुरू के दो और लिख लेने हैं, 1 4 1, इसको रिपीट वापस से लिख लेना है, एंड 2 5 2 को भी वापस से लिख लेना है। और क्या करना है कि डायगोनल के अगेंस्ट लाइन खींच दो, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। और इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे इन तीनों का हो गया 5, फिर प्लस का साइन लगाइए इन दोनों को, 6 दूनी 12, ठीक है, 4 तिया 12 दूना 24, सो 24, ये हो गया। अब माइनस का साइन लगाइए और ये इस साइड वाला जो डायगोनल है, ठीक है, इस साइड वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये ले लीजिए। सो हो गया 15 एंड प्लस 12 प्लस 8, 41 माइनस 35। सो इसका आंसर आ जाएगा 6। ओके, जैसे ही हम क्विज अपडेट करते हैं अपने क्लासरूम में, आप प्लीज़ उस क्विज को सॉल्व करिए, वो आपको प्रैक्टिस में थोड़ी सी और हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट में करना है। इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। ये भी गेट में आ चुका है, तो आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अभी हम अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पहले पूछा था उसको हम ले लेते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। आप इसमें ध्यान से देखिए, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो नंबर्स हैं जब भी कॉन्जुगेटिव होते हैं इनका वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। ठीक, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो इसलिए इसको हम एक बार में देखेंगे और इसका टिक 0 मार के आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच।